बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है रॉयल एनफील्ड की असली कहानी बंद होने से ग्लोबल ब्रांड बनने तक, अलिफ लैला एपिसोड 177। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल की स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चेन्नई के उत्तर में एक इलाका है तिरुवोट्टियूर। तंग गलियां हैं, इंडस्ट्रियल बस्ती है और बड़ी धूल है वहाँ। यह कम से कम जबकि ये कहानी है तब तो थी। 2008 की बात है। इस इलाके में बनी एक पुरानी फैक्ट्री में एक अमेरिकी अधिकारी पहली बार घुसा। अभी इस कंपनी का उसको बनाया गया था COO। फैक्ट्री के अंदर गया और उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक, लगातार तालबद्ध। उसने आवाज़ का पीछा किया। टैंक शॉप में कुछ जवान लड़के ज़मीन पर बैठे थे, फटी शर्ट और मैले कपड़ों में, घुटनों के बीच हथौड़ी और छीने दबाए मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक से डेंट्स को निकाल रहे थे, हाथ से एक एक करके, जैसे ठठेरा करता है। दूसरी तरफ कुछ मजदूर बिना चश्मे, बिना मास्क के एल्यूमिनियम कास्टिंग्स घिस रहे थे। शिफ्ट के आखिर तक उनके चेहरे पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाया करती थी। क्रोम प्लेटिंग डिपार्टमेंट में दशकों पुराना प्रोसेस चल रहा था, जिससे जो पार्ट बनता भी था, जो क्रोम प्लेटिंग आती थी, शोरूम में ही क्रैक होती थी और फिर लगता था जंग। इंजन से इतना तेल रिसता था कि लोगों ने ब्रांड का नाम ही बदल दिया, रॉयल ऑयल फील्ड्स। साल 2008 जब तक आया तब तक कंपनी साल में बस 50,000 मोटरसाइकिल्स बेच पा रही थी। मुनाफा कुछ था नहीं खास और मालिक सोच रहे थे कि यार इसको क्लोज करेंगे, अब चल नहीं सकता। और आज एक साल में इसी कंपनी ने 11,80,000 मोटरसाइकिल्स बेची। हार्ली डेविडसन, KTM, BMW, ट्रायम्फ और डुकाटी, इन पांचों की कुल मिलाकर जो बिक्री हुई उससे ज्यादा। मार्केट कैप आज लगभग $26 बिलियन है इसका, 2,45,044 करोड़। 52 देशों में बाइक्स बिकती हैं इसकी। कुछ साल पहले यानी 2019 में इसकी एक बाइक आई थी, इंटरसेप्टर 650, पूरे ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी थी। वही ब्रिटेन था ये जहां ये ब्रांड पैदा हुआ और जहां से इसकी अर्थी भी उठी थी। ये कहानी है रॉयल एनफील्ड की, एक सुई बनाने वाली फैक्ट्री से दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांड तक। एक ऐसी कंपनी जो कम से कम 3 बार मरते मरते बची। इस कहानी में बहुत कुछ है। एक 26 साल का लड़का है जिसने डूबती कंपनी को संभाला। एक अमेरिकन अधिकारी है जिसने जुगाड़ को सिस्टम में तब्दील किया। एक इंजन है जो एक कंपनी की तकदीर बदल देता है और 2 जुड़वा भाई भी हैं जो पीढ़ियों से मोटरसाइकिल टैंक पर सुनहरी धारियां पेंट करते हैं। मद्रास स्ट्राइप्स, एक ब्रश, 2 स्ट्रोक, फ्री हैंड, एक लाइन इधर से उधर उनकी होती नहीं है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी रॉयल एनफील्ड की। इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर है रेडिच। यहाँ एक आदमी सुई बनाता था जिसका नाम था जॉर्ज टाउनसन। काम उसका अच्छा चला। 1880 के दशक तक कंपनी साइकिल के पार्ट्स भी बनाने लगी और 1888 तक पूरी साइकिल ही बनाने लगी, बाइसिकल तब बोलते थे। लेकिन 1890 के आसपास संकट आया, कंपनी डूबने लगी। तब बिर्मिंघम से 2 नए आदमी लाए गए, एक सेल्समैन और एक इंजीनियर। सेल्समैन शोमैन टाइप का आदमी था, है ना। एल्बर्ट एडी उसका नाम था। रंग बिरंगी वेस्टकोट पहनता था, बो टाई लगाता, हैट पहनता था। लोग एम्परर कहते थे उससे, पैदाइशी सेल्समैन। वहीं जो इंजीनियर था उसका नाम था रॉबर्ट वॉकर स्मिथ। खामोश रहता था, हाथ उसके तेल में डूबे रहते थे। रेलवे में अप्रेंटिस हो रहा था और साइकिल डिज़ाइन करने में वो बड़ा उस्ताद था। इन दोनों की जोड़ी ने कंपनी को बचाया। ब्रिटिश सरकार की राइफल बनाने वाली एक फैक्ट्री थी रॉयल स्मॉल आर्म्स। इसमें एनफील्ड राइफल बनती थी, बड़ी मशहूर, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत। नए सेल्समैन एल्बर्ट एडी ने रॉयल स्मॉल आर्म्स के लिए राइफल के पार्ट्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। जुगाड़ वाला आदमी था और इसी कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में 1892 में कंपनी ने अपनी नई साइकिल का नाम रखा एनफील्ड और अगले साल उसका नाम हो गया रॉयल एनफील्ड। रॉयल जोड़ दिया और इस तरह जन्म हुआ रॉयल एनफील्ड का। इसी से कंपनी का मशहूर नारा भी आया,
मेड लाइक अ गन, बंदूक जैसी बनी। बंदूक से कोई सीधा उसका लेना देना नहीं था, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन मार्केटिंग थी और इस मार्केटिंग ने काम भी किया। 1901 में कंपनी ने अपनी पहली मोटर बाइक बनाई। छोटा सा इंजन था, हैंडल के सामने लगा था, अगले पहिए को ये चलाता था। इसी कंपनी ने कार बनाने की भी कोशिश की, लेकिन फ्लॉप रही। इसके बाद इंजीनियर R.W. स्मिथ ने पूरा ध्यान मोटर बाइक्स बनाने पर ही लगाया। 1911 से 1913 के बीच इन्होंने 3 बड़े इनोवेशन किए जिसके लिए इनको याद किया जाता। पहला था काउंटर शाफ्ट गियर बॉक्स। उस जमाने में इस इन्वेंशन के पहले गियर सिस्टम या तो सीधे इंजन से जुड़े होते थे या फिर जो पिछला पहिया होता था उस पर। इससे बाइक का वजन एक साइड जाता था और बैलेंस बिगड़ता था या राइडर को बनाना पड़ता था। स्मिथ ने गियर बॉक्स को इंजन और पिछले पहिए के बीच में एक अलग शाफ्ट पर सेट किया और इससे कहा गया काउंटर शाफ्ट। इससे बाइक का वजन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था बीच में आया, ज़्यादा स्टेबल हुई और गियर बदलना भी आसान हुआ और इंजन की पावर बेहतर तरीके से अब आप कंट्रोल कर सकते थे। दूसरा इनोवेशन था चेन ड्राइव। उस ज़माने में ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में इंजन की जो पावर थी पहिए तक पहुंचाने के लिए चमड़े या रबर की बेल्ट होती थी। अब नॉर्मल टाइम में बढ़िया चलती है, लेकिन बारिश में या कीचड़ में ये बेल्ट करती थी स्लिप और बाइक वहीं खड़ी हो जाती थी। स्मिथ ने इस बेल्ट को हटाया और मेटल की चेन का इस्तेमाल शुरू किया और इससे पावर बिना स्लिप हुए सीधे पिछले पहिए तक जाने लगी। स्पॉकेट लगाया था। ये एक लो टेक लेकिन बड़ा स्मार्ट सोल्यूशन था। चेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड पुर्जा नहीं होता है बनाने में, लेकिन इस एक बदलाव ने ड्राइव ट्रेन की एफिशिएंसी 95 to 98% पहुंचा दी। अब इंजन तेल का सही इस्तेमाल कर रहा था और ताकत उसकी बर्बाद नहीं हो रही थी, लगभग पूरी ताकत पहिए तक जा रही थी। एक और इनोवेशन था कुश ड्राइव, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे रॉयल एनफील्ड का पेटेंट इनोवेशन माना जाता है, जिसकी ज़रूरत पड़ी एक दूसरे इनोवेशन के चलते। अभी हमने आपको बताया था कि चेन ड्राइव लगाई गई। अब चेन ड्राइव लगाने के बाद पावर तो बढ़िया ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन इससे एक नुकसान भी हुआ। जब राइडर बाइक को एकदम से एक्सेलरेट करता था तो जो मेटल की चेन है उसमें क्योंकि कोई स्लैक तो है नहीं, बहुत कम है या तो पिछले पहिए को बहुत ज़ोर से झटका मारती थी और इस झटके से चेन भी टूटती थी या कभी कभी स्पॉकेट के दांत चले जाते थे, गियरबॉक्स कभी कभी डैमेज होता था। इससे बचने के लिए स्मिथ ने पिछले पहिए के सेंटर हब के अंदर रबर के कुछ पैड्स लगाए और इन रबर पैड्स को कुशन यानी कुश ड्राइव का नाम दिया गया। अब जब चेन पहिए को झटका मारती तो ये रबर के पैड्स उस झटके को कुछ सोख लेते हैं। इससे राइड स्मूथ होती है और ये लॉजिक इतना सटीक था कि आज यानी 100 साल बाद भी मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में यही कुछ ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 1913 में स्मिथ ने ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन की शुरुआत की। ये अपने ज़माने के बड़े इनोवेशन थे जो बाद में दूसरी कंपनियों ने फॉलो किए, नकल किए, अडॉप्ट किए, जैसे भी आप कह लो। इस बीच कंपनी की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 1914 का साल, ग्रेट वॉर की शुरुआत हुई। रॉयल एनफील्ड को फौज के लिए मिलिट्री बाइसिकल और साइड कार्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहले मिलिट्री बाइसिकल्स ऐसे ही बोलते थे। साइड कार क्या है? साइड कार आपने देखी शोले में जो जय वीरू की मोटरसाइकिल में थी, बगल में एक आदमी बैठता था उसमें। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ और इसके बाद जब दूसरी बार बड़ी लड़ाई हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसको नाम दिया गया, पहले ग्रेट वॉर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो कंपनी को और काम मिला। 3 नई फैक्ट्री बनी, 46,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स बनाकर फौज को दी गई और इसी दौरान कंपनी ने ख़ास बाइक बनाई जो इतिहास पे दर्ज हुई, फ्लाइंग फ्ली। इस मोटरसाइकिल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जर्मनी से शुरू होती। जर्मनी की एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी थी जिसका नाम था DKW। अब DKW नीदरलैंड्स की एक कंपनी को अपनी बाइक्स बेचती थी। अब सीन ये हुआ कि नीदरलैंड्स वाली जो एक कंपनी थी उसके मालिक थे जू, यहूदी। जैसे हिटलर की नाज़ी सरकार को बात पता चली कि जो बाइक्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जूस को जा रही हैं या मालिक जू है, तो उन्होंने DKW पर दबाव डाला और बदले में DKW ने डच कंपनी से कहा कि आप यहूदी जो ओनर्स हैं उनको बोर्ड से आप बाहर निकालो। डच माने नहीं। नतीजा ये हुआ कि DKW ने उस डच कंपनी को बाइक्स देना ही बंद कर दिया। अब डच कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए नई बाइक्स की ज़रूरत पड़ी तो वो इंग्लैंड की तरफ देखते हैं, ब्रिटेन की रॉयल एनफील्ड के पास आते हैं। दिलचस्प बात ये थी कि वो अपने साथ DKW की एक छोटी और पॉपुलर बाइक का डिज़ाइन भी लेकर आए थे। उन्होंने रॉयल एनफील्ड को दिखाया और पूछा कि क्या एकदम ऐसी बाइक बन सकती है क्या? एनफील्ड के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन को समझा और कुछ ही महीनों में 123 सीसी इंजन वाली एक नई बाइक तैयार कर दी।
ये इतनी हल्की थी कि अगर कीचड़ में फंस जाती तो इसको उठाया भी जा सकता था वहाँ से और कैरी किया जा सकता था। इतनी छोटी थी कि एक मेटल केज में बंद करके पैराशूट से इसको ड्रॉप किया जा सकता था। इससे भी दिलचस्प बात ये कि जिन नाज़ियों के एक्शन की बदौलत ये बाइक बनी, उन्हीं के खिलाफ इसे डी-डे में इस्तेमाल भी किया गया। डी-डे आप जानते हैं वो दिन जब एलाइज ने, यानी कि ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, कनाडा ने, इन्होंने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर जर्मन फौज पर कूच किया था। इस इन्वेजन के दौरान दुश्मन की लाइंस के पीछे 123 सीसी वाली नई बाइक्स को उतारा गया था पैराशूट से, इसलिए इनको नाम दिया गया फ्लाइंग फ्ली। हिंदी में बनाएंगे तो हुस्न ख़राब हो जाता है, उड़ने वाला पिस्तौल, फ्लाइंग फ्ली रहने देते हैं इसको, सुंदर नाम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रॉयल एनफील्ड की कहानी फिर उस बाइक तक पहुंचती है जिसने कंपनी का नाम बनाया, और ये थी बुलेट, या जैसे हिंदुस्तान में बहुत लोग कहना पसंद करते हैं बुल्ट। फरवरी 1948 का महीना था। इंग्लैंड में कॉलमो कप ट्रायल नाम का एक मोटर स्पोर्ट इवेंट चल रहा था। इस इवेंट में रॉयल एनफील्ड ने अपनी 3 नई मोटरसाइकिल्स उतारी। अब बुलेट ये नाम 1932 से यूज़ हो रहा था, लेकिन 1948 का जो बुलेट था, थी नहीं कहते हैं लोग बुलेट को, जो 1948 का बुलेट था वो बहुत अलग था। उस दौर की ज़्यादातर ब्रिटिश मोटरसाइकिल्स में पीछे सस्पेंशन नहीं था। कुछ कंपनीज़ ने शुरुआती प्लंजर्स लगाए थे, लेकिन वो बहुत काम दे नहीं रहे थे। यहीं पर रॉयल एनफील्ड के 2 इंजीनियर्स ने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसे स्विंगिंग आर्म रेयर सस्पेंशन का नाम उन्होंने दिया। इस सिस्टम में पीछे का पहिया एक आर्म से जुड़ा था और इसे कंट्रोल करने के लिए 2 ऑयल डैम्पर्स लगाए गए थे, शॉकअप जिसमें तेल भरा होता है। शुरुआत में मोटर स्पोर्ट की दुनिया ने इस नए डिज़ाइन को थोड़ा शक की नज़र से देखा कि यार ऑयल सील वगैरह कटेगी तो कैसे होगा, लेकिन सितंबर 1948 में इटली में इंटरनेशनल 6 डेज ट्रायल रेस हुई। इस रेस में नए बुलेट चलाने वाले राइडर्स ने गोल्ड मेडल जीते और इस सफलता के बाद 1948 में इसे आम जनता के लिए लॉन्च किया गया। इसका नाम रखा गया G2 बुलेट। बुलेट आ गया था, लेकिन उसकी असली किस्मत का फैसला इंग्लैंड में नहीं, हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की सरहद पर होने वाला था। साल 1953 आया। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 6 साल हो गए थे। अब बंटवारे के बाद से ही हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर्स थी उस पर तनाव लगातार बना हुआ था। कश्मीर में हालात ख़राब ही थे, तो हिंदुस्तानी फ़ौज को एक मजबूत डिपेंडेबल बाइक चाहिए थी जो पहाड़ी इलाकों में कच्ची सड़कों पर बिना नखरे के चले, उसमें कुछ सीज वीज होने का दिक्कत नहीं चाहिए अपने को, और ले वगैरह में उनको ऑपरेट करना था। ऐसे में फ़ौज ने 800 बुलेट्स का ऑर्डर दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी। फ़ौज ने कहा कि हर बाइक ऐसी होनी चाहिए कि क्रेट से निकाला और सीधे फुल स्पीड पर हम दौड़ाएंगे। इसको धीरे धीरे इंजन गर्म करना, रनिंग करने का वक्त हमारे पास में नहीं है, हमको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो फैक्ट्री ने क्या किया, हर बाइक को बनाने के बाद पूरी रफ्तार से सड़क पर टेस्ट किया। अगर इंजन ज़रा भी अटकता था तो सिलेंडर और पिस्टन बदले जाते, दोबारा उसको बनाया जाता, बाइक को टेस्ट किया जाता। ऐसे जो बाइक पास होती उसको फिर डिसअसेंबल करके हिस्सों में पैक करके इंडिया भेजते, वहाँ फिर एनफील्ड के इंजीनियर दोबारा जोड़ते थे। इस ऑर्डर के पीछे तमिलनाडु की एक कंपनी थी मद्रास मोटर्स। 1942 में शुरू हुई थी। पहले ब्रिटेन से बाइसिकल से लोग लाते थे, फिर मोटरसाइकिल लाने लगे। इन्होंने रॉयल एनफील्ड, नॉर्टन, मैचलेस इन सबको इंपोर्ट किया था एक ज़माने में। ये तीनों, एनफील्ड, नॉर्टन और मैचलेस, ये तीनों ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड्स हैं। फिर जब फौज का ऑर्डर मिला तो इस छोटी सी कंपनी के लिए बड़ा मौका आ गया। बुलेट ने सरहद पर अपने आप को साबित किया, इतना मजबूत था, इतना भरोसेमंद था कि फौज ने और बड़ा ऑर्डर दिया। लेकिन एक अड़चन आई। नए नए आज़ाद हम हुए थे और हमारे पास में उतने डॉलर्स या दैट मैटर पाउंड्स नहीं हुआ करते थे। कुछ हमारे पास में आज़ादी के बाद पाउंड्स थे ब्रिटेन के खातों में, लेकिन इतने नहीं थे कि हम बाइक्स पे खर्च करें। अब ऐसे हर बाइक इंग्लैंड से इंपोर्ट करते थे तो बड़ा महंगा पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको देखो कि इंडिया में बनती है क्या। 1955 में एनफील्ड और मद्रास मोटर्स की साझेदारी में एक नई कंपनी बनी, एनफील्ड इंडिया। इसके लिए मद्रास के तिरुवट्टियूर इलाके में 3 एकड़ ज़मीन ली गई, फैक्ट्री खड़ी हुई। शुरू में पूरी ही बाइक किट्स में आती थी, बस उसको असेंबल करना होता था। धीरे धीरे भारतीय फैक्ट्री ने फ्रेम बनाना शुरू किया, फिर मडगार्ड बनाना शुरू किया, फिर इंजन के पार्ट्स, और फिर धीरे धीरे लगभग पूरी बाइक ही बनाने लगी। एक किस्सा फैक्ट्री के शुरुआती दिनों का है। फ्रेम बनाने के लिए जिग्स आपको चाहिए होते हैं, यानी वो सांचे जिसमें आपको मेटल पार्ट्स रखकर
सही जगह वेल्ड करना है, सही एंगल पर आएंगे। अब ये ज़रूरी इसलिए ताकि हर फ्रेम एक जैसा बने। अब तब मद्रास में जिग्स होते नहीं थे, लेकिन कारीगर इंडियन हमारे इतने हुनरमंद थे कि बिना सांचे के बस अपने हाथ और आंखों के भरोसे अपने अंदाज से फ्रेम वेल्ड करते थे और वैसा ही निकलता था जैसा जिग्स से निकलता। दशकों बाद जब प्रोडक्शन बढ़ा तब जाकर के जिग्स लाए गए। एक और किरदार था जिसने शुरुआती दिनों में फैक्ट्री को चलाया। एक एंग्लो इंडियन इंजीनियर थे, पहले फोर्ड में काम कर चुके थे और इनका काम था इंग्लैंड से मशीनरी लाना और फैक्ट्री लगाना। एक बार हाइड्रोलिक प्रेस चाहिए था उनको, तो हाइड्रोलिक प्रेस क्या करती है हम बता देते हैं। एक बड़ी भारी मशीन होती है जो मेटल को प्रेस करके आकार दे सकती है। इंडियन मार्केट में नहीं मिली, इंपोर्ट करने में बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो उन्होंने एक पुराने डकोटा एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर लिया, यानी जो हिस्सा जिस पर जहाज़ का पूरा वेट पड़ता है, जिस पर पहिया लगा होता है, और उसमें जुगाड़ करके हाइड्रोलिक प्रेस बना दी। धीरे धीरे बुलेट भारत में एक रुतबे की चीज़ बना। 1960 के दशक में कोई और बड़ी मोटरसाइकिल थी भी नहीं, इंपोर्ट पर बैन था, तो कंपटीशन ज़ीरो हो गया। अब इतना पॉपुलर था बुलेट कि अगर आपको ख़रीदना है तो महीनों इंतज़ार करना है, इंतज़ार नहीं करना है, जैक लगाना है, तो तभी भी उस ज़माने में 2000 रुपये लगते थे। और उसके बाद भी आप लाइन में जो क्यू है वेटिंग की, उसमें बस आगे ही होगे। ये उस ज़माने में बाइक की कीमत का 30% था, यानी 7000 समथिंग की बाइक है, 2000 घूस। इसी बीच एक और चीज़ हुई, इंग्लैंड में रॉयल एनफील्ड की हालत ख़राब होने लगी। क्या हुआ था, 1960 के दशक में जापानीज़ बाइक्स ने बाज़ार को पलटा। होंडा, सुजुकी, यामाहा ये सब आ गए। अब ये तेज़ बाइक्स थी, बहुत डिपेंडेबल थी, सस्ती थी। जापानीज़ इंजीनियरिंग बहुत भरोसेमंद होती ही है, बहुत चलती भी है। ब्रिटिश मोटरसाइकिल इंडस्ट्री इसके आगे टिक नहीं पाई। पहले BA से गई, फिर नॉर्टन गिरी, ट्रायम्फ लड़खड़ा गई, बच भी गई, लेकिन हालत ख़राब हुई। और 1970 में रॉयल एनफील्ड ने इंग्लैंड में अपना शटर कर दिया डाउन। लेकिन इधर भारत में वही पुराना बुलेट बन रहा था, हर महीने 1000, वही डिज़ाइन, वही इंजन, वही धक 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 वाला थम। ये कुछ वैसा समझ लीजिए आप कि जैसे रॉयल एनफील्ड की जो रूह थी अंग्रेज़, वो मद्रास के बदन में दोबारा पैदा हो गई थी। अगले 30 साल बुलेट इसी तरह चला। 10,000 से 22,000 बाइक्स हुई, कभी ऊपर हुआ कभी नीचे भी हुआ, लेकिन बंद नहीं हुई। 1983 में जापानीज़ बाइक्स आ गई, फिर इंडिया भी। अब जवाब में एनफील्ड ने एक छोटी बाइक बनाने की कोशिश की। तमिलनाडु के रानीपेट में एक नई फैक्ट्री भी लगाई, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल रहा। जैसे हमने बताया, जापानीज़ इंजीनियरिंग जो है उसका सामना ये ब्रिटिश फ़िलॉसफी वाली बाइक्स नहीं कर सकती, अभी भी बहुत मुश्किल है। तो 7 साल बाद रानीपेट वाली फैक्ट्री हो गई बंद। साल 1988 आते आते कंपनी पर कर्जा हो गया, घाटे में चली गई कंपनी, तो फिर उसके अस्तित्व पर सवाल उठ गया। तब मदद के लिए एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप सामने आया, आयशर, ट्रक बनाने वाले लोग। आयशर ने 1990 में एनफील्ड में एक स्टेक लिया और फिर 1994 में पूरा कंट्रोल ही ले लिया, कंपनी का खरीद लिया। ढेर सारे हिंदुस्तानियों की तरह आयशर के मालिक विक्रम लाल को बुलेट से बड़ा प्यार था। कंपनी उनको सस्ते में मिल रही थी तो उन्होंने उसे ख़रीद लिया। हालांकि आयशर के आने के बाद भी जादू तो नहीं हो पाया। 1990 का दशक बड़ा मुश्किल रहा। 1999 तक एक नए इंजन वाली मचिज़्मो बाइक लॉन्च की गई, जयपुर में एक नई फैक्ट्री भी डाली गई, लेकिन इसे भी सिर्फ 2 साल में बंद करना पड़ा। सन 2000 में हालात इतने ख़राब हुए कि आयशर ने सोचा कि अब इसको हम नहीं सस्टेन कर सकते हैं, इधर के प्रॉफिट उसको सब्सिडाइज करने में जा रहे हैं, रॉयल एनफील्ड को अब कर देंगे क्लोज। किस्मत से तभी आगे आते हैं सिद्धार्थ लाल, विक्रम लाल के बेटे। सिद्धार्थ तब सिर्फ 26 साल के थे। दिल्ली से इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिग्री ली थी, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और लीड से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की भी। उन्होंने अपने पिता और आयशर के बोर्ड से एक चांस मांगा कि मुझे एक बार करके देखने दीजिए, और इसके बाद सिद्धार्थ ने एनफील्ड का जिम्मा संभाला। जयपुर में लॉस कट करके फैक्ट्री का सामान चेन्नई लाया गया, गैर ज़रूरी कारोबार बेचा भी गया, कर्मचारी 1500 थे 445 किए गए और प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, 20,000 की जगह 30,000 पर ले गए। तो कंपनी सर्वाइव कर गई, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। फैक्ट्री का हाल अभी भी वैसे ही था जैसे 1950s में था। तब इसे उबारने और मॉडर्न स्टैंडर्ड तक लाने के लिए एक अमेरिकी एग्जीक्यूटिव को ऑन बोर्ड किया गया। क्या नाम था इस अमेरिकन का?
इस अमेरिकन एग्जीक्यूटिव का नाम था वेंकी पद्मनाभन जी। वेंकी पद्मनाभन भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकी नागरिक थे। उन्होंने जनरल मोटर्स यानी जीएम में 15 साल काम किया था, मर्सिडीज़ में रह चुके थे। 2008 में रॉयल एनफील्ड ने वेंकी को कंपनी का COO बनाया, यानी वो व्यक्ति जो फैक्ट्री का रोज़मर्रा का काम संभालता है, इंस्ट्रक्शंस पास कर सकता है। वेंकी पहली बार चेन्नई वाली फैक्ट्री में जब घुसे तो जो नज़ारा देखा वो हमने इस वीडियो की शुरुआत में डिस्क्राइब किया है। नौजवान लड़के ज़मीन पर बैठे हैं, हथौड़े से फ्यूल टैंक के डेंट्स निकाल रहे हैं। अब ये एक बड़ी दिक्कत थी, ये फ्यूल टैंक बन तो मशीन से रहे थे लेकिन इतने बेढंगे बन रहे थे कि हर एक में खामियां होती थी। तो फिर एक मिस्त्री को बैठ करके फिर उस फ्यूल टैंक के डेंट ठीक करने पड़ते थे। इससे क्या होता कि हर टैंक का शेप थोड़ा अलग ही निकलता, क्योंकि कारीगर थोड़ा डिफरेंस तो रखता है, एक्यूरेट कैसे आएगा मशीन जैसा। फिर दिक्कत आती थी जब स्पीड में चलती थी बाइक, तो क्योंकि कैप एक ही साइज़ का बन रहा है और फ्यूल टैंक का साइज़ अलग अलग हो जा रहा है, तो उसका जो नेक है जहाँ पे कैप लगता है टैंक के ऊपर, वहाँ से तेल रिसता था। अगर बाइक तिरछी खड़ी है तो बाहर गिरेगा, अगर स्पीड से चल रही है तो उछल के गोद में भी आता था। नई बाइक में फिर महीनों के अंदर जंग भी लगता था, क्योंकि फ्यूल अगर बहेगा तो पेंट को वो डिज़ोल्व करता लेके जाता है, क्रोम भी छिलता था। और ये सब इसीलिए नहीं हो रहा था कि कारीगर उनके ख़राब थे, बल्कि इसलिए कि कारीगर बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे थे कि वो एक टूटे हुए सिस्टम को अपने हाथों के हुनर से किसी तरह चला रहे थे। वेंकी ने इस प्रॉब्लम को स्पॉट किया और जब पूछा कि ये क्या हो रहा है फैक्ट्री में, तो जवाब में एक शब्द मिला, जुगाड़। लेकिन वो जुगाड़ नहीं था जो हम गर्व से कहते हैं कि इंडियंस जुगाड़ में अच्छे हैं। वो नहीं जिसमें गांव का आदमी मोटरसाइकिल के इंजन से पानी का पंप बनाता है। स्प्लेंडर के बहुत इंजन से बना, इसलिए चोरी भी बहुत होती थी। वो जुगाड़ की भी हम बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कम संसाधनों से ज़िंदगी चलाने का हुनर आदमी सीखता है। वेंकी ने जुगाड़ का वो चेहरा देखा जो डेंजरस था। जब कोई कंपनी सही मशीन्स में पैसा नहीं लगाती, सही प्रोसेसेस नहीं बनाती, तो कर्मचारी अपनी अकल से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसका उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, काबिलियत है, लेकिन इसका मतलब तो ये भी है ना कि हर जुगाड़ के पीछे एक ऐसा ख़तरा भी है जो कंपनी ने टालने के बजाय वर्कर्स के कंधों पर ही डाल दिया है। बिना चश्मे के एल्यूमिनियम घिसने वाला मजदूर अपनी सेहत दांव पर लगा रहा है क्योंकि कंपनी उसको PPE नहीं दे रही। ये संसाधनों का उचित या स्मार्ट इस्तेमाल नहीं है, बल्कि सही संसाधनों में इन्वेस्ट ना करने की कीमत है जो वर्कर चुका रहा है। वेंकी को फैक्ट्री में आए 2 हफ्ते हुए थे सिर्फ कि उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का हाल देखा। हर मोटरसाइकिल जो असेंबली लाइन से उतरती उसमें कोई ना कोई ख़राबी होती और हर मोटरसाइकिल यूनिक होती इन अ बैड वे, जबकि अलाइक होनी चाहिए ना फैक्ट्री से निकल रही है। तो 100% बाइक्स को ठीक करके दोबारा भेजना पड़ता था तब कि प्लांट से भी निकली है, QC में जाएगी, फेल होगी, फिर से प्लांट आएगी, फिर जाएगी। ये देखकर एक रोज़ वेंकी का पारा चढ़ा। फ्लोर पर ही उन्होंने क्वालिटी टीम के हेड को खरी खोटी सुना दी। अब ये अमेरिकन अंदाज था, अमेरिका के प्लांट्स में करते हैं मैनेजर से। वेंकी 20 साल से GM और क्रिसलर्स में यही करते आए थे, लेकिन इंडिया की ज़मीनी रियलिटी अलग थी। एनफील्ड के क्वालिटी हेड उस ज़माने में थे डॉक्टर नायर, खुद इंग्लैंड से PhD थे, टाटा मोटर्स में रह चुके थे, बजाज में रह चुके थे। उन्होंने वेंकी की बात सुनी और फिर बिल्कुल शांत आवाज़ में जवाब दिया कि दोबारा आपने ऐसा किया तो मैं भी जाऊंगा और मेरे साथ आधी टीम भी जाएगी। ये सबक शिष्टाचार का नहीं था, बहुत गहरी बात उन्होंने कही थी। फैक्ट्री फ्लोर पर जो मजदूर बैठे थे 20 साल 30 साल वहाँ गुजार चुके थे, वो जानते थे कि कौन सा सप्लायर ख़राब मटेरियल भेजता है, कौन सा प्रोसेस ब्रोकन है इसलिए जुगाड़ कर रहे हैं, कहाँ से ख़राबी आती है। कोई कंसल्टेंट अगर आकर ऑडिट भी कर लेता इस टीम के जाने के बाद, तो ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल नहीं सकता था। यहाँ से वेंकी ने सबक सीखा। डॉक्टर नायर ने अपने तरीके से फिर काम करना शुरू किया, छोटी छोटी टीम्स बनाई, हर टीम एक खास प्रॉब्लम पर काम करने लगी। उधर वेंकी ने भी रोल अपना चेंज किया। हुक्म देने वाले से वो मदद करने वाले बने, पैसे मंजूर करते, रास्ते से हटते और फिर इन लोगों को काम करने देते जिनको काम मालूम था। फिर फैक्ट्री बदली। फ्यूल टैंक के लिए इटली से नए डाई आए, यानी वो सांचे जिनमें टैंक सही शेप का निकले ताकि किसी को हथौड़े से ठोकना ही ना पड़े। जर्मनी की कंपनी से सिलेंडर होनिंग का सामान भी आया, यानी वो प्रोसेस जिससे इंजन के अंदर वाला हिस्सा इतना चिकना बने कि तेल उसका ना रिसे। सिलेंडर और पिस्टन को बिल्कुल सही फिट का होना है। क्रोम प्लेटिंग का प्रोसेस चेंज किया गया। फ्रेम में जहाँ से जंग लगती है उसको सप्लाई चेन की हर परत में जाकर ढूंढा गया और ठीक भी किया गया। इसमें
कुछ भी जादुई नहीं था। ये मॉडर्न प्रोसेस को अपनाना था जो जुगाड़ से नहीं हो सकता था। नए प्रोसेस ने इंसानों की जगह नहीं ली, कारीगरों का हुनर उसने ख़त्म नहीं किया, उन्हें उन खामियों से छुटकारा दिला दिया जो उनकी वजह से थी ही नहीं, ताकि उनकी अक्ल उन प्रॉब्लम्स पर लगे जो वाकई मायने रखती हैं। इंसानी कलाकारी की अपनी जगह है, इसलिए एनफील्ड की फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करने के बाद भी फैक्ट्री में एक ऐसी जगह थी जहां कुछ भी नहीं बदला गया, जहां बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी। दो जुड़वा भाई अगल बगल में बैठे फ्यूल टैंक्स पर सुनहरी पिन स्ट्राइप्स पेंट कर रहे थे। एक ब्रश, 2 स्ट्रोक्स, एक मोटी लकीर, एक पतली, फ्री हैंड काम, बिना किसी स्टेंसिल के, बिना किसी गलती के। उनके पिता ये काम करते थे, उनसे पहले उनके पिता ये काम करते थे। 1955 से जब तिरुवोट्टियूर में पहली बुलेट बनी थी, या बना था कह लीजिए, इन्हें कहते आए हैं मद्रास स्ट्राइप्स। हर एनफील्ड बाइक जिसके फ्यूल टैंक पर ये स्ट्राइप्स होती हैं वो इसीलिए यूनिक होती हैं क्योंकि हाथ से बनती हैं। ये जुगाड़ नहीं था, मास्टरी थी, कारीगरी थी, इसको प्रिजर्व किया गया। फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जुगाड़ उस चीज़ की भरपाई करता है जो ब्रोकन है, टूटी हुई है। मास्टरी वो बनाती है जो इम्पेकेबल है, जिसकी जगह कोई ले नहीं सकता। टैंक शॉप में हथौड़ी चलाने वाला काम ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन मद्रास स्ट्राइप्स को बचाना ज़रूरी था। और ये फैसला करना कि कौन सा प्रोसेस रखना है, कौन सा प्रोसेस जाने देना है, इसके लिए आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो दोनों को देख भी सके। रिजल्ट्स भी आए जब वेंकी 2008 में आए। रॉयल एनफील्ड साल में 50,000 बाइक्स भेजती थी, 2012 तक बढ़कर 1,13,000 हो गई। रॉयल एनफील्ड की किस्मत बदलने में एक बड़ा हाथ वैसे रहा है उसके नए इंजन का। कुछ लोगों को शिकायत भी है कि अब थंक वैसा नहीं है, लेकिन बताते हैं। रॉयल एनफील्ड के पुराने इंजन की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि वो 1955 का डिज़ाइन था, है ना। इंजन अलग बनता था, गियरबॉक्स अलग, और दोनों के बीच में चेन आती थी। मतलब ज़्यादा पार्ट, ज़्यादा मेंटेनेंस, ज़्यादा जगह से तेल रिसने का खतरा। दुनिया की कोई भी कंपनी 21st सेंचुरी में इस तरह की मोटरसाइकिल नहीं बना रही थी। गियरबॉक्स का भी मसला था, 4 गियर होते थे, बदलना भारी। ये पुराने बुलेट की बात कर रहे हैं। सही गियर ढूंढने में वक्त लगता था, मतलब जिसको अंदाज़ा है उसके लिए इजी था, नए आदमी के लिए मुश्किल। जब तक चलाने वाला सोचता था कि न्यूट्रल कहाँ है, बाइक आगे बढ़ जाती थी या रुक जाती थी। इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं था। ठंड में अगर आप बाइक में किक मार रहे हैं तो उसके लिए आर्ट चाहिए। गलत तरह से किक मारी तो टांग भी तोड़ देगी वो आपकी, और सही तरीके से मारी तभी भी कभी कभी 10-10 किक्स लगती थी ठंड में। कंपनी को पता था कि ये सब बदलना पड़ेगा, लेकिन उनके पास नया डिज़ाइन बनाने की क्षमता नहीं थी। फैक्ट्री दशकों से बस एक ही डिज़ाइन को रिपीट कर रही थी और नया सोचने का माहौल भी नहीं था, उनका एक्सपीरियंस भी नहीं था। तब बाहर से मदद ली। पहले ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग कंपनी AVL को बुलाया गया। उन्होंने एक नया इंजन डिज़ाइन किया जो कम फ्यूल ले, कम धुआं छोड़े, और ये 1999 में भारत के बाज़ार में आया। लेकिन बुलेट के जो पुराने फैंस थे उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि जो पुराने इंजन की भारी गहरी थंप थी वो इसमें नहीं थी, तो सेल्स क्रैश कर गए। ये भी एक रीज़न था कि जयपुर में जो नई फैक्ट्री बनाई थी उसको बंद करना पड़ा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर 2 ब्रिटिश इंजीनियर्स बुलाए गए, स्टुअर्ट मैकगीगन और जॉन क्रॉकर। दोनों ने एनफील्ड के लिए पहले 5 स्पीड का एक गियरबॉक्स डिज़ाइन किया नया, फिर इलेक्ट्रिक स्टार्ट उन्होंने लगाया, और फिर वो इंजन लेके आए जिसने सब बदला भी, UCE यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। इसका मतलब था कि इंजन और गियरबॉक्स एक ही ढांचे में बनेगा, अलग अलग नहीं। इसे बनाना आसान था, जोड़ना भी सस्ता था, और ऑयल लीक्स की प्रॉब्लम इसमें नीचे आई, ऑलमोस्ट ख़त्म हुई। इसका डिज़ाइन बना, लेकिन ज़मीन पर उतारने का रास्ता भी ईजी नहीं था। ईजी क्यों नहीं था? 5 स्पीड गियरबॉक्स वाली कहानी से समझ में आएगा। इंजीनियर मैकगाइगन ने बुलेट के गियर बदलने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहा। इसे उन्होंने कहा कैम प्लेट। आसान भाषा में समझाते हैं, एक लोहे की छोटी सी चपटी प्लेट होती है और इसी की मदद से गियर्स आप शिफ्ट कर लेते हैं। अब ब्रिटिश मोटर बाइक्स में ये प्लेट दशकों से इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन एनफील्ड के जो फैक्ट्री मालिक थे वो कुछ और चाहते थे। उन्हें जापानीज़ बाइक्स वाला गियर सिस्टम चाहिए था, जिसे ड्रम कैम कहते हैं। यहाँ प्लेट नहीं होती है बल्कि एक गोल सिलेंडर होता है। ओनर्स का लॉजिक था कि अगर होंडा इसे यूज़ कर रही है तो ये बेस्ट ही होगा। आइडिया भी वही, समझ भी सकते हैं क्योंकि होंडा ने बीट किया भी था ब्रिटेन में एनफील्ड को। लेकिन मैकगीगन ने उन्हें समझाया कि ड्रम कैम बनाना बहुत मुश्किल है, महंगा तो है ही,
और इस गोल सिलेंडर पर गियर फंसाने के लिए हर एक ग्रूव यानी हर एक कट या लाइन को मशीन से अलग आपको तराशना पड़ता है। तो बुलेट में जिसमें किफ़ायत ज़रूरी क्योंकि आपको इंडिया में बेचना है, उसके लिए ये आप फिजूल खर्ची कर रहे हो। इसके मुकाबले कैम्प्लेट बनाना सस्ता था, ईजी था। इसे मशीन के ज़रिए बस एक झटके में सांचे से दबाकर आप निकाल सकते थे, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा कटिंग या मेहनत के काम ये परफेक्ट होगा, रिजल्ट आएगा। सस्ती तकनीक चाहिए और सटीक परफॉर्मेंस आएगी। अब ये छोटी सी चीज़ प्लेट या ड्रम, ये ही बहस महीनों चली, अंत में जीत मैकगुइगन के कैम्प्लेट सिस्टम की हो गई। एक और दिलचस्प बात, भारत में उस वक्त इंजीनियरिंग को एक ऊंचे दर्जे का सफ़ेद पोश काम माना जाता था। इंजीनियर है, इंजीनियर हाथ गंदे नहीं करता, मैकेनिक करता है या ओवरसियर करता है या फोरमैन करता है। तो जब ये बूढ़ा ब्रिटिश इंजीनियर ओवरऑल पहनकर फैक्ट्री फ्लोर पर जाता है, इंजन खोलता, पार्ट्स उलटता पलटता, तो भारतीय इंजीनियर्स थोड़े से हैरान होते थे। शुरू में शक की निगाहों से भी देखा गया उन्हें, फिर धीरे धीरे फैक्ट्री ने दोनों अंग्रेज़ों को अपनाया। तो ये काम हुआ तो न्यूट्रल ढूंढना अब एक टास्क नहीं रहा। पहले के इंजन जो बुलेट के होते थे उनमें एक पेडल होता था न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल फाइंडर। नए गियरबॉक्स में उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। सब कुछ तैयार होने के बाद 2008 में यूसी इंजन लॉन्च हुआ। दुनिया भर में इसे लेकर दिलचस्पी देखी गई और नया इंजन आने के बाद ब्रिटेन में 6 महीने में 450 बाइक्स बिकी, जहां कभी कंपनी ही बंद हुई थी। अब यूसी एट लार्ज आप कह लीजिए सफल रहा। एक शिकायत छोड़कर, जो नॉस्टैल्जिया के आशिक थे उन्होंने उसके थंब को कभी ओरिजिनल थंब नहीं स्वीकार किया। लेकिन जैसा हमने कहा, इंजन सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस सक्सेस में कुछ सेटबैक्स भी थे। यूके में एक यूसी बुलेट 115 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर अचानक बंद हुई। पता चला कि उसके गियरबॉक्स में दिक्कत थी, तो कंपनी ने सारी बाइक्स को रिकॉल किया। ब्रिटेन में 450 बाइक्स जो बिकी थी, प्लस डीलर्स के पास और रास्ते में जो थी टोटल 800। इन्हें ठीक करने के लिए गोली की रफ्तार से काम हुआ। फैक्ट्री में 10 रैंप लगाए गए नए, 12 कारीगर नए रखे गए और 3 महीने में हर बाइक का गियरबॉक्स खोलकर ठीक किया गया। पूरी गर्मी का सीज़न जो बिकने का पीक होता है, डीलर्स की दुकानें खाली रहीं। अब ये जो शौक था रिकॉल का, बड़ा ज़बरदस्त था कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी बच गई और फिर वो बाइक आई जिसने रॉयल एनफील्ड को वो बनाया जो वो आज है, क्लासिक 350। इसकी शक्ल 1950 के दशक के बुलेट जैसी थी। 2 रंगों का पेंट आता था, बाद में और आए। चमकदार इंजन इसमें था, गोल साइड पैनल्स थे, सिंगल सीट में भी आती थी, लेकिन अंदर इसके यूसी इंजन था, 5 गियर्स थे, इलेक्ट्रिक स्टार्ट इसमें आया, फ्रंट डिस्क ब्रेक आया, यानी पुरानी शक्ल थी, नई तकनीक और बड़ी प्यारी बाइक थी। आप किसी भी उसको उसके एंगल से देखिए, बड़ी सुंदर। और इस बाइक के बारे में आप कह सकते हैं कि इसमें हुस्न था। अगर बुलेट था, है ना, एक माचो उसके अंदर लुक अपीयरेंस था, तो क्लासिक थी, प्यारी बाइक थी। इस बाइक के लॉन्च होते ही भारत में तूफान आया। नौजवानों ने खरीदी, पहली नौकरी वालों ने खरीदी, दहेज देने वालों ने खरीदी, आईटी वालों ने खरीदी, कार चलाने वालों ने खरीदी दूसरी सवारी के तौर पर, पुलिस वालों ने खरीदी, फॉरेस्ट वालों ने खरीदी, वर्दी वालों ने तो बहुत ली। और जो फौज में रहकर इसे नहीं ले पाए, उन्होंने अपनी तीसरी नौकरी में बेटी की शादी से पहले इसे खरीदा। लोगों ने बोला कैसा आदमी कि जब बेटी के ब्याह के लिए पैसा जोड़ना चाहिए तब 1.25 लाख की बाइक कौन लेता है। लेकिन शौक भी फिर कोई चीज़ होती है। कब तक आदमी अपने ख्वाब से दूरी बनाकर रह सकता है। अपने फादर की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने भी ली थी। क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बन गई, आज भी सबसे ज़्यादा बिकती है। इस बाइक के लॉन्च होने के बाद एनफील्ड का सूरज चढ़ता गया। मांग बढ़ने के साथ प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी हो गया। 2011 में 50 एकड़ ज़मीन ली गई, लगभग 200 करोड़ रुपए की नई फैक्ट्री भी लगी। 2002 में प्रोडक्शन 20,000 यूनिट का था, 2018 में 8 लाख पहुंचा और 2025 में 11,80,000। कुछ इश्यूज़ वैसे क्लासिक आने के बाद भी बरकरार रहे, जैसे पेंट वर्क बहुत जल्दी ख़राब होता था, स्पॉकेट के दांत बहुत जल्दी जाते थे, वाइब्रेशन इतना था कि आपको रियर व्यू मिरर में कुछ दिखता नहीं था। और जब इसके बारे में लोग कहते थे तो लोग एक ही जवाब देकर के इसको करते थे कि भाई आपने ली है एनफील्ड की बाइक, ये ऐसे ही चलेगी, गड्ढे यूँ ही चलेगी। अब बाइक क्योंकि सेल उसका इतना तगड़ा था, इतनी ज़्यादा बिक रही थी, तो कंपनी को ये रियलाइज़ करने में टाइम लगा कि ये भी वो क्वालिटी इश्यूज़ हैं जिनको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना लोग दूसरे ब्रांड्स को देखेंगे। अल्टीमेटली रॉयल एनफील्ड ने वो किया। लेकिन जैसा हमने बताया, एक ज़माना ऐसा था कि इन खामियों के साथ भी लोग नॉस्टैल्जिया कह लीजिए या जो उनका प्यार है इस बाइक को लेकर के, उसको देखते हुए लेते थे इसको। तो एक इंजन ने कंपनी की शक्ल बदली। इसके बाद एनफील्ड एक से एक नई बाइक्स
लॉन्च करती है। कॉन्टिनेंटल GT आती है 2014 में, इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर रहती है। इसके बाद इंटरसेप्टर 650 आती है, कॉन्टिनेंटल GT 650 आती है। 650 सीसी का इसमें इंजन था। अक्टूबर 2019 में इंटरसेप्टर 650 पूरे ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटर बाइक बनी। उस देश में जहां ये ब्रांड पैदा हुआ, जहां से इस ब्रांड की अर्थी उठी 1970 में, और अब कंपनी वहां वापस आ गई थी, चार्ट में सबसे ऊपर थी। रॉयल एनफील्ड आज एक सफल कंपनी है। जितनी सफल कंपनी नहीं है उससे सफल ब्रांड है। 52 देशों में बाइक्स बेचती है। हिमालयन 450 एक एडवेंचर बाइक वो लेकर आए हैं पहाड़ों और उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए। बहुत भारी भी है वैसे मेरे हिसाब से। ये इस कंपनी के इतिहास में पहला लिक्विड कोल्ड इंजन है। उन्होंने कुछ नया करने का ट्राई किया है। फिर वो 750 सीसी का नया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं एज वी स्पीक। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अप्रैल 2026 में। कॉन्टिनेंटल GT 750 की बात चल रही है, इंटरसेप्टर 750 की बात चल रही है, और फ्लाइंग फ्ली कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होने वाली है, 2026 में लॉन्च होगी। तो ये सब ये नए काम करने जा रहे हैं। ये एनफील्ड की सफलता ही थी कि इतनी बुलेट बिक गई या बिक गए कि एक सैचुरेशन आया, और फिर लोग होंडा जैसे ब्रांड्स की ओर मुड़े। लेकिन फीलिंग वो उन बड़ी बाइक्स में भी बुलेट वाली ही चाहते हैं। जैसा पहले बताया 2025 में रॉयल एनफील्ड ने 11,80,000 मोटर बाइक्स बेची, पिछले साल से 27% ज़्यादा। 2012 से कंपेयर करेंगे तो बिक्री में 10 गुना इजाफा उसके हुआ है। लेकिन एनफील्ड की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। वेंकी पद्मनाभन वो अमेरिकी एग्जीक्यूटिव जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी, 2013 तक एनफील्ड के साथ रहे। उनके बाद बी गोविंदराजन CEO बने और आज वो रॉयल एनफील्ड के CEO हैं। हाल ही में द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में वेंकी पद्मनाभन ने एक आर्टिकल लिखा, आपको पढ़ना चाहिए। इसका शीर्षक है द एंटी जुगाड़ स्टोरी ऑफ रॉयल एनफील्ड। इसमें उन्होंने वो बात कही जो शायद भारत को सुनने की बहुत ज़रूरत है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 3रे नंबर तक पहुंचने का ख्वाब हम देख रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात है, मैन्युफैक्चरिंग को देश की कहानी के केंद्र में रखा जा रहा है। लेकिन वेंकी कहते हैं कि ये बिल्कुल वो वक्त है जब जुगाड़ कल्चर सबसे ज़्यादा लॉस नुकसान करेगा हमारा, क्योंकि जुगाड़ बड़ा नहीं होता, स्केल नहीं करता। गांव के पंप पर जो जुगाड़ काम करता है, ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन में वो मुश्किल पैदा करता है। छोटी वर्कशॉप में जुगाड़ वक्त आपका बचा लेगा, लेकिन हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग में इससे वक्त बर्बाद ही होगा। वेंकी के मुताबिक रॉयल एनफील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन जुगाड़ थिंकिंग के खिलाफ एक उदाहरण है। बड़े स्केल पर प्रॉपर सिस्टम से किया जाने वाला काम कोई पश्चिमी तरीका नहीं है, वैसे आई कोई ख़राब चीज़ नहीं है जिसे हम भारतीयता के खिलाफ समझें या कॉलोनियल हैंगओवर बोल के रिजेक्ट करें। ज़रूरत है ये समझने की कि भारतीय कामगार हमारे इंडस्ट्री में जो श्रमजीवी हमारे काम कर रहे हैं वो जुगाड़ से बेहतर के हकदार हैं, इन्वेस्टमेंट के हकदार हैं, अच्छे सिस्टम्स के हकदार हैं, सुरक्षित काम की जगहों के हकदार हैं, सही PPE के हकदार हैं, ऐसे संगठनों के हकदार हैं जो उनकी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, इसके बजाय कि उन्हें एक ऐसा संसाधन समझा जाए जिसे सही रिसोर्स दिए बिना बस भट्टी में झोंकते रहो। इससे किसी परंपरा का नुकसान नहीं होगा। कहीं चेन्नई में उन जुड़वा भाइयों के बेटे या पोते आज भी रॉयल एनफील्ड टैंक्स पर सुनहरी धारियाँ पेंट कर रहे हैं। 2 स्ट्रोक्स, 1 ब्रश, फ्री हैंड और बिना गलती। ये जुगाड़ नहीं है, ये मास्टरी है। अब इन दोनों के बीच का फ़र्क आपको समझना है और इस फ़र्क को हमें करना है अपने जीवन में अप्लाई। इसी नोट पर हम रॉयल एनफील्ड की ये शानदार कहानी जो कमल ने आपके लिए लिखी कंक्लूड करते हैं। इसे सर्वेश ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव। वैसे मुझे लगता है भाई, लगता क्या ही है कि कहता है कि सही टाइम पर सही इंसान का सही जगह पर होना जो है ना आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाता है। और सही डिसीजंस लेना और उनको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हम लोग सिर्फ चीज़ें सुन लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट जो एक जर्नी हम लोगों ने आज रॉयल एनफील्ड की सुनी, काफ़ी लंबी जर्नी जिस पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आए और जिसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है उस चीज़ को फिगर आउट करके उसको करेक्ट किया गया। और मैं ये बात सोचती हूँ कि ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ना ये चीज़ होती है समझने वाली और सीखने वाली कि
आप कितना पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हो, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कमी हमारे अंदर इस चीज़ की होती है। हम कहते हैं बस ऐसे चुटकी बजाएं, भाई मैं दूसरों की बात तो नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी। मैं पहले ऐसा ही सोचा करती थी कि भाई ऐसे प्रॉब्लम जो है ना रिजॉल्व हो जानी चाहिए, क्या है इतना टाइम क्यों ले रही है चीज़ें, ये वो फलाना। बट आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पेशेंटली चीज़ें हैंडल की जाए। यार इसमें कोई शक नहीं है, आपको जो है ना कोई भी आपने काम करना है, सबसे पहले तो भाई अगर उसमें कोई मसला आ रहा है, बेशक वो आपके अंदर आ रहा है या काम में मसला आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उन्होंने जो है सबसे पहले फैक्ट्री में आते साथ यही चीज़ देखी कि भाई वहाँ पर काम जो है वो जुगाड़ के तरीके से हो रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा, स्मार्ट वर्क जो है वो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप जुगाड़ पे ही काम सारे करते रहेंगे तो नो डाउट उसमें मेहनत, रिसोर्सेज, हर चीज़ ज़्यादा लगेगी और रिज़ल्ट आपको जो है वो कम मिलेगा। और जुगाड़ में हर इंसान का हाथ में एक अलग ही वो होता है, तो लाज़िम बात है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें जो है वो चलेंगी। बाकी भाई आज के टाइम में अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि भाई उसकी बाइक के लुक्स ना एक अलग लेवल की, हालांकि और भी हार्ले डेविडसन हैं भाई, डुकाटी आपको नज़र आती है और भी बहुत सारी मोटर बाइक्स कंपनीज़ हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अगर मैं रॉयल एनफील्ड देखूँ ना, वो आपको एक अलग ही लुक जो है वो देती है, एक क्लासिकल लुक आपको वो देती है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ना वो जो क्लासी लुक है ना, हाँ, और जैसे आप कलर देखते हो और उसका डिज़ाइन देखते हो तो हाँ। आपकी भावना होती है कि भाई नहीं ये चीज़ खरीदनी चाहिए, ये बिल्कुल। वर्थ करती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रॉयल एनफील्ड की ये जर्नी, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना गुड बाय।